morning students. Today we will discuss calculation of number of component in a chemical reactive system. तो उसके लिए फॉर्मूला है बेटा ये C इज इक्वल टू S माइनस E प्लस R. C क्या है? नंबर ऑफ कंपोनेंट जो हमें निकालने हैं. S क्या है? टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द सिस्टम, कि कितनी अलग अलग केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट हैं सिस्टम में. E क्या है? नंबर ऑफ इक्वेशंस और रिलेशन, की इक्वेशन कितनी है या रिलेशन कितनी है. R क्या है? कॉन्स्टेंट्स ऑन चार्ज न्यूट्रलिटी. ये कब आता है? जब आयंस बनते हैं सॉल्यूशन में. तो आपका सॉल्यूशन तभी स्टेबल सॉल्यूशन होगा जब नंबर ऑफ कैटायन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एनायन होंगे. तो जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो भी आयंस के केस में एग्जिस्ट करता है, वो भी कंस्ट्रेंट यूज़ करता है. तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? C इज इक्वल टू S माइनस E प्लस R. अब हम एग्जाम्पल से देखेंगे. जो कल एग्जाम्पल हमने किया था अमोनियम क्लोराइड सॉलिड, वो अमोनिया और HCl में कन्वर्ट हो गया था. तो बेटा इसके लिए हमने कितने फेज़ कैलकुलेट करे हैं? ये एक सॉलिड फेज़ और ये एक दोनों का गैसेस का मिक्स का गैसेस फेज़, दो फेज़ हो गए. तो हमने क्या किया था, ये बताया था जब कंसंट्रेशन अमोनिया और HCl की इक्वल है तो इसके पास कंपोनेंट है 1. जब कंसंट्रेशन दोनों की इक्वल नहीं है तो इसके पास कंपोनेंट है 2. तो ये जो चीज़ है इसको हम इक्वेशन से निकाल के देखेंगे. देखो अब C क्या है? S हमारे पास कितने हैं? 3 स्पीशीज़ हैं, 3 इंडिपेंडेंट केमिकल स्पीशीज़ हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया, HCl. तो S की वैल्यू हमने 3 पुट कर दी. माइनस ये है 2 आया. 2 कैसे आया है? ये देखिए, अमोनियम क्लोराइड इन इक्विलिब्रियम विद अमोनिया एंड HCl, ये एक इक्वेशन है. दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरा रिलेशन क्या है कि कंसंट्रेशन अमोनिया की और HCl की इक्वल होनी चाहिए. तो ये दो, एक इक्वेशन एक रिलेशन, दो चीज़ें हो गई जो कि हमें इससे सब्ट्रैक्ट करनी है. तो 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1 हो गई. अब ये वाला जब रिलेशन नहीं रहता, ये वाली जो रिलेशन नहीं रहता, तो सिर्फ आपके पास एक इक्वेशन बच जाती है. तो हम क्या करते हैं, केमिकल स्पीशीज़ S कितनी है? 3, और सिर्फ एक इक्वेशन है, बाकी कोई रिलेशन नहीं है. तो 3 माइनस 1 इक्वल्स टू 2. और इस केस में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी की भी कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता क्योंकि आयंस इन्वॉल्व नहीं है. नेक्स्ट बेटा हमारा ये क्या है? सोल्ट हाइड्रेट सिस्टम. ये हमेशा 2 कंपोनेंट सिस्टम होगा, चाहे वो सिर्फ जो आयन है, ये जो सोडियम सल्फेट है, ये हाइड्रेट की तरह रहे या सोडियम सल्फेट डिसोशिएट हो जाए. तो आपकी बुक में बहुत मैस है, बिल्कुल क्लियर नहीं है, बहुत मिस्टेक्स हैं. तो आप ये याद रखिए बस कि ये हमेशा, चाहे जो भी सिचुएशन हो, सोल्ट हाइड्रेट हमेशा 2 कंपोनेंट सिस्टम रहेगा. थर्ड है बेटा आपका KCl NaCl वाटर सिस्टम. इसका मैं बस आपको एक एग्जांपल दूंगी ताकि आप इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को समझ पाएँ. तो इसमें क्या है, बीकर है, उसमें वाटर डाल दिया आपने, NaCl डाल दिया, ठीक है, और KCl. तो यहाँ पे क्या है, NaCl है, KCl है और वाटर है. अब क्या है हमारा, NaCl डिसोशिएट हो गया है क्योंकि उसकी वाटर में डिजोल्व होती है, आयनाइज होने की टेंडेंसी है. तो आप डिसोसिएशन को डिस्कस करेंगे. और KCl है, वो भी डिसोशिएट हो गया. दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं और वेपर्स भी थे सिस्टम में, क्लोज सिस्टम था. तो हमारे पास केमिकल स्पीशीज़ क्या हो गई? KCl NaCl. अब KCl के डिसोसिएशन से K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो K पॉजिटिव Cl नेगेटिव. NaCl के डिसोसिएशन से Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव हम पहले भी कर चुके हैं, वो Cl नेगेटिव सेम ही स्पीसीज़ है, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा Na पॉजिटिव. वाटर लिक्विड फॉर्म में भी है और गैस में भी है, क्लोज सिस्टम ले लिया. तो ये टोटल इंटिटी हो गई बेटा 7 केमिकल स्पीसीज़ हो गई जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं. 7 हो गए. अब रिलेशन देखिए, NaCl Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन के इक्विलिब्रियम में है, KCl अपने आयन के साथ इक्विलिब्रियम में है, वाटर लिक्विड है वो गैस के इक्विलिब्रियम में है, वाटर गैस के इक्विलिब्रियम में है, वाटर वेपर के इक्विलिब्रियम में है. तो 3, तो ये क्या है, इक्विलिब्रियम रिलेशनशिप हो गए. चौथा क्या है, मैंने कहा था आयंस इन्वॉल्व है, तो चौथा कंडीशन क्या हो गया, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी का हो गया. तो यहाँ से जो हमारा C है वो क्या होता है, S माइनस E प्लस R. ठीक है, तो इक्वेशंस हमारी 3 हो गई. R जो हमारा है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए उसकी वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई. तो यहाँ से टोटल कितने हो गए कंपोनेंट, 3 कंपोनेंट. तो आप इसको याद रखिए
दो सोल्ट हैं वाटर के साथ, तो 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा जब NaCl और KCl का अमाउंट इक्वल नहीं होगा। और जब NaCl और KCl का अमाउंट इक्वल होगा तो ये हमेशा 2 कंपोनेंट सिस्टम रहेगा, चाहे जो भी सिचुएशंस रहें। तो सोल्ट कौन से हैं बेटा इसमें, जिसमें एक एनायन दोनों में कॉमन है। उस सिचुएशन में 2 सोल्ट हैं वाटर के साथ और इन दोनों में एक एनायन या एक कैटायन कॉमन होगा। इस तरह के सिस्टम में 3 कंपोनेंट होंगे अगर NaCl KCl का अमाउंट इक्वल नहीं है तो, और अमाउंट अगर इक्वल हो गया तो कंपोनेंट कम हो जाएंगे, 2 की ही ज़रूरत पड़ेगी। चौथा केस आपका ये है बेटा, 2 सोल्ट हैं वाटर सिस्टम है, लेकिन सोल्ट में अब कोई एनायन कैटायन क्या है, कॉमन नहीं है। तो उस सिचुएशन में जो आपका अनइक्वल अमाउंट होगा दोनों सोल्ट का, तो 4 कंपोनेंट सिस्टम होगा। अगर इक्वल अमाउंट होगा तो 3 कंपोनेंट सिस्टम होगा। बेटा ये आप डायरेक्ट यहीं से करना, लर्न कर लेना, आपकी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन मिस्टेक्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा। अब इसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट क्यों बढ़ गए हैं, क्योंकि इन दोनों सोल्ट में कोई आयन कॉमन नहीं है। ऊपर से ये दोनों KCl प्लस NaBr आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा, KBr प्लस NaCl, ये दोनों चीज़ें भी बन जाएंगे। और उस केस में जब आयन का एक्सचेंज होगा तो यही बनेंगे, क्योंकि एक एनायन कॉमन है। यहाँ पे एनायन कॉमन नहीं है, कैटायन कॉमन नहीं है, तो ये आपस में एक्सचेंज कर जाएंगे NaCl और KBr। ये एडिशनल स्पीसीज बनेंगे, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कंपोनेंट क्या हो जाएंगे आपके, इंक्रीज हो जाएंगे बाय 1 दोनों ही सिचुएशन में। अब हम करेंगे बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ इंटेंसिव वेरिएबल सच एज प्रेशर, टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन which must be arbitrarily fixed in order to completely describe the state of system। यानी कि आपको किसी भी सिस्टम की स्टेट को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए कितने वेरिएबल की ज़रूरत हुई कि भाई ये उस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। या दूसरे तरीके से, इसके अपोजिट तरीके से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल विच कैन बी वेरिड इंडिपेंडेंटली विदाउट अल्टरिंग द नंबर ऑफ फेजेस, कि आप कितने वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं ताकि फेज चेंज ना हो। जैसे आपने क्या है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कर लिया। ट्रिपल पॉइंट वाटर के लिए टेम्परेचर, प्रेशर फिक्स है और एक पर्टिकुलर अमाउंट ले लिया कंसंट्रेशन, तो सब कुछ फिक्स है उसमें। ट्रिपल पॉइंट एक ही पॉइंट है। आपने अगर टेम्परेचर को हिला दिया, अगर प्रेशर को हिला दिया, कोई भी सिचुएशन को हिला दिया तो ट्रिपल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो वो फिक्स है। तो उस पर कोई, उसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का फॉर्मूला क्या है, फेज रूल से। फेज रूल हम पहले भी कर चुके हैं, F = C - P + 2। C नंबर ऑफ कंपोनेंट है, P नंबर ऑफ फेजेज है, और तो प्योर गैस, आइडियल गैस है, उसमें बेटा फेज 1 है, कंपोनेंट 1 है, तो उसके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी, C क्या हो गया 1, फेज क्या हो गया 1 + 2, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उसके पास 2 होगी। तो जिस सिस्टम के पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है उसको बाई वेरिएंट बोलते हैं। और हमें पता भी है आइडियल गैस क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो करती है, PV = nRT। आपने मास क्या है, फिक्स कर दिया है, फिक्स अमाउंट लिया है, फिक्स मास ऑफ गैस, फिक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लिए हैं, तो अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर फिक्स कर दोगे तो वॉल्यूम अपने आप फिक्स हो जाता है, इक्वेशन से हम अपने आप निकाल लेते हैं। तो इस सिचुएशन में हम ये क्या है, प्योर गैस, जो प्योर सिस्टम है वो उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो प्योर। और जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बारी आती है तो हम वॉल्यूम को ना यूज़ करके हमेशा प्रेशर और वॉल्यूम को प्रेशर और टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम है वो क्या है, एक्सटेंसिव वेरिएबल है, इंटेंसिव वेरिएबल नहीं है। और हम प्रिफर करते हैं इंटेंसिव वेरिएबल को यूज़ करना। वॉल्यूम अमाउंट पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर सिस्टम के साइज़ पे डिपेंड नहीं करते। अब आपकी गैसेस मिक्सचर है, गैसेस मिक्सचर है तो उसके पास फेज तो एक ही है, कंपोनेंट लेकिन 2 है, H2 और O2। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास क्या है, 2 - 1 + 2 = 3। तो ये ट्राई वेरिएंट सिस्टम है बेटा, इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। अब है वाटर लिक्विड और वाटर गैस। तो इसके पास फेज 2 है, कंपोनेंट 1 है, ये हम कर चुके हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या आएगी, 1 आएगी। यानी कि हमें सिर्फ एक चीज़ को डिफाइन करने की ज़रूरत है कि हमें पता है टेम्परेचर फिक्स कर देंगे तो किसी भी चीज़ का वेपर प्रेशर क्या होता है, फिक्स होता है। वाटर का वेपर प्रेशर फिक्स होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो अगर आपने टेम्परेचर फिक्स कर दिया तो आप वेपर प्रेशर अपने आप, इक्वेशंस हैं उनसे आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हो। ये तीनों ही आइस, वाटर और वाटर वेपर्स अगर इक्विलिब्रियम में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस वाटर की, तो यहाँ पे फेज 3 है, हम कर चुके हैं, कंपोनेंट 1 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है 0।
यानी कि इस सिस्टम में कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, यानी कि ये इनवेरिएंट सिस्टम है। जिसके पास कोई डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं होता उसको इनवेरिएंट सिस्टम बोलते हैं, यानी कि उसके लिए आपको सब कुछ स्पेसिफाई करना पड़ेगा। किसी भी एक वेरिएबल को आप चेंज कर दोगे तो उसकी स्टेट बदल जाएगी, नंबर ऑफ फेज बदल जाएंगे। NaCl सॉल्यूशन है तो उसमें NaCl सैचुरेटेड सॉल्यूशन में NaCl वाटर और वाटर वेपर तीनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो उस सिचुएशन में फेज़ कितने होते हैं बेटा, हमारे पास 3 कंपोनेंट हमें पता है। सोल्ट वाटर सिस्टम हमेशा ये क्या है, 2 कंपोनेंट होता है। तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, 1। तो ये सिस्टम क्या है, यूनिवेरिएंट है। इसके लिए हमें सिर्फ टेम्परेचर को फिक्स करने की ज़रूरत है। उस टेम्परेचर पे सोलिबिलिटी फिक्स होगी कि कोई पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सोल्यूट की सोलिबिलिटी क्या है, फिक्स है। ऊपर से वेपर प्रेशर भी क्या है, टेम्परेचर के साथ फिक्स है। तो आपको सिर्फ टेम्परेचर वेरिएबल है ये इस सिस्टम के लिए। इनफ फॉर टुडे बेटा, थैंक यू।